जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास में। आप सभी लोगों ने अभी तक इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, जिसमें हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा किया है कि कैसे किस तरीके से पढ़ना है जिससे संविधान और राज्य व्यवस्था को आसानी से आप समझ पाएँ और इस विषय वस्तु को आप क्या मजबूत बना पाएँ। तो चलिए हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस कड़ी में हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में समानता क्या है, अंतर क्या है, उन मूलभूत चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में समानता अंतर को समझने से पहले हम संविधान की परिभाषा पर एक बार नज़र डालते हैं। तो भारत के संविधान की परिभाषा या कहीं बार किसी भी देश के संविधान की परिभाषा में हम क्या देखते हैं कि संविधान उन नियम एवं कानूनों के संग्रह का आधार होता है जिसके द्वारा देश का शासन संचालन किया जाता हो। यानी संविधान की परिभाषा, चाहे भारत के संविधान की बात करें, चाहे विश्व के संविधान की बात करें, चाहे किसी भी पार्टिकुलर देश के संविधान की बात करें, चाहे वो तानाशाही देश हो, चाहे वो राजतंत्र का देश हो, चाहे वो लोकतंत्र का हो। अगर किसी भी देश में संविधान है तो उस संविधान की परिभाषा में यही है कि संविधान उन मूलभूत सिद्धांतों का आधार होता है जिसके द्वारा किसी देश का शासन संचालन किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपने संविधान की परिभाषा को समझा होगा कि संविधान की परिभाषा में क्या चीज़ें, तो वही सारी चीज़ें हैं। संविधान उन नियम एवं कानूनों के संग्रह का आधार है जिसके द्वारा किसी देश का शासन संचालन किया जाता है। जैसे कि हम अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि भारतीय संविधान में जैसे कि राष्ट्रपति का काम क्या है, राज्यपाल का काम क्या है, मुख्यमंत्री का काम क्या है, राष्ट्रपति का काम क्या है, या राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक की सारी चीज़ें हमारे मूलभूत संविधान में मिलती हैं। तो उनको क्या किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें इसमें दिया है। तो वही सारी चीज़ें बता रहा है कि संविधान उन नियम एवं कानूनों के संग्रह का आधार है जिसके द्वारा किसी देश का शासन संचालन, तो किसी देश में हमारे भारत को भी हम सम्मिलित मान लेते हैं, तो ये सारे देशों का संविधान की परिभाषा यही होगी। तो लेकिन एक चीज़ आपको ये जानना है कि संविधान जो है, संविधान आपका जो है, संविधान आपके जो है, संविधान हमेशा आपके दो जीवन होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन दो तरीके से है। एक जीवन है आपका सार्वजनिक जीवन और एक है व्यक्तिगत जीवन। सार्वजनिक जीवन का मतलब ये है कि संविधान जो आपके जीवन में दखलंदाजी करता है वो होता है सार्वजनिक जीवन। आप संविधान आपके व्यक्तिगत जीवन को कभी भी नहीं छेड़ता। यानी कि संविधान आपके केवल सार्वजनिक जीवन से संबंधित है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से समझते हैं सार्वजनिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन से क्या तात्पर्य है। तो सार्वजनिक जीवन का मतलब ये है कि आप जब तक आप अपने घर में हैं तो आप अपने घर में क्या चीज़ें करेंगे, संविधान इस चीज़ का उल्लेख नहीं करता है जिसे हम व्यक्तिगत जीवन के रूप में जानते हैं। लेकिन जब आप कहीं पब्लिक प्लेस पे, सड़क पे या कहीं स्कूल में, अस्पताल में, कहीं पर अगर आप जा रहे हैं तो संविधान के उन सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा कि जो शायद आप अपने घर में नहीं करते हैं। यानी कि
अस्पताल में जा रहे हैं तो आप अपने घर में किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं अपने भाई बहन से, लेकिन आप बाहर जाके अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वहाँ पर आपका सार्वजनिक जीवन होगा, जो आपको क्या करेगा कि वहीं पर कानून आपका लागू हो जाएगा। आप अपने घर में चाहे जहाँ पर जिस तरीके से आप सोना चाहते हैं सो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन हो नहीं आज हम चलते हैं, आज हम सड़क पर सोएँगे, तो सड़क क्या है? सड़क एक सार्वजनिक संपत्ति है, तो जिसके ऊपर आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यानी कि अगर आपको सड़क पर सोना है तो ये माना जाएगा कि आप सार्वजनिक जीवन से संबंधित सारी चीज़ें हैं, तो वहीं पर आपके संविधान आपके लिए क्या करता है कि आपको उन सारी चीज़ों को करने से रोकता है। आप अपने घर में कुछ भी करिए, लेकिन पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक प्रॉपर्टी पर आप कहीं पर आपके व्यक्तिगत जो आपकी थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं, उन तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में अंतर। तो संविधान केवल आपके सार्वजनिक जीवन से संबंधित है, आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है। संविधान हमेशा आपके सार्वजनिक जीवन से संबंधित है। तो आइए आगे हम क्या देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि संविधान के सॉरी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संसद के कानून, न्यायपालिका के निर्णय और संस्थाओं के बारे में। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में मुख्यतः अंतर क्या है, समानता क्या है। तो आइए एक-एक चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि संसद के कानून से किस तरीके से हमारा संविधान मेल खाता है या मूलभूत थोड़े से बहुत से अंतर हैं। तो संसद के कानूनों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। न्यायपालिका के निर्णय को हम पढ़ते हैं और संस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक-एक एग्जाम्पल लेके। तो पहले हम देखेंगे संसद के कानूनों के माध्यम से कि कैसे हम राज्य व्यवस्था और संविधान को मेल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि संविधान, तो आपने अभी तक संविधान कहीं न कहीं पढ़ रखा होगा, तो आपने एक आर्टिकल के बारे में सुना होगा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है ये कहता है कि छुआछूत का अंत करेगा ये। क्या करेगा? छुआछूत अंत का अंत करेगा। ये हमारे संविधान में संविधान निर्माता के द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 17 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें आर्टिकल 17 में हमारे संविधान निर्माता ने कहा कि जो छुआछूत से हम सबसे ज़्यादा पीड़ित थे अंग्रेज़ों के समय, तो अब वो हमें प्रताड़ना या पीड़ित नहीं होंगे हम किसी भारतीय के द्वारा। तो आर्टिकल 17 में कहा गया कि आज के बाद कोई भारतीय किसी भारतीय व्यक्ति के साथ कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। इतना कह के हमारे संविधान निर्माता संविधान में ये सारी चीज़ें लिख के चले गए। लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि भारत के लोग इतने ज़्यादा सीधे, इतने ज़्यादा सभ्य, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि वो कोई चीज़ को इतनी जल्दी से मान लेंगे। यानी कि छुआछूत जो लगभग 200 साल तक हमने सहा, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे अंदर भी आ गई और संविधान निर्माता ये सोच रहे थे कि जैसे ये छुआछूत को समाप्त करने के लिए इतना सारा संघर्ष तमाम नेताओं के द्वारा, तमाम मतलब लीडर्स के द्वारा किया गया कि ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद भी हमने छुआछूत से संबंधित कई सारे नियम कानूनों का कहीं उल्लंघन करते हुए हमने देखा। तो वो नियम कानून जो हैं छुआछूत के अंत का, उनको उल्लंघन से समाप्त करने के लिए, जो उल्लंघन कर रहे थे उनको पनिशमेंट करने के लिए, हमारे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पहले टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, यानी संसद को, यानी इस कानून को, तो इस कानून के तहत हम देखेंगे कि किस तरीके से ये छुआछूत को ये सारी चीज़ें समाप्त करता है। तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 17 जो है, इसी के तहत क्या होता है, इसी के तहत एक कानून बनता है जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता अस्पृश्यता निवारण निवारण अधिनियम अधिनियम
1955 बनता है, 1955 बनता है। तो 1955 जो बनता है, 1955 में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो सभी लोगों को पता है कि अब अगर कोई भी छुआछूत किसी व्यक्ति से के साथ हम करेंगे तो हमको संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून के तहत सजा मिलेगी। तो समझने की बात ये है कि आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 आपका जो आप ये आर्टिकल 17 जो आप देख रहे हैं, जो ये काले घेरे के अंदर हम बता रहे हैं, ये है आपका संविधान का विषय। क्या है भैया? ये है आपका संविधान का विषय। जबकि अस्पृश्यता निवारण जो अधिनियम 1955 आया, ये बन गया हमारा, क्या बन गया? ये बन गया हमारे राज्य व्यवस्था का विषय। यानी ये कह सकते हैं कि थोड़े बहुत आपको अंतर भी दिखाई दे रहे होंगे और समानताएं ज़्यादा दिख रही हैं। यानी समानता क्या है कि आर्टिकल जो 17 है, ये आर्टिकल 17 को ही व्यवहारिक तरीके से लागू करने के लिए, या संपूर्ण छुआछूत को समाप्त करने के लिए हमारे संसद के द्वारा क्या बनाया गया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बना दिया गया, जो एक राज्य व्यवस्था का विषय वस्तु है। जबकि आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत, ये संविधान का विषय वस्तु है। तो देखिए, दोनों में समानता भी है और थोड़े बहुत मूलभूत अंतर भी हैं। तो पहले हमने पहले टॉपिक को देखा कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, और संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम राज्य व्यवस्था में देख रहे हैं कि संसद के बनाए गए कानूनों। अब इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। और सारी चीज़ें क्या है कि देखते हैं कि इसी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम 1976 में बदल के क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, नाम बदल के। तो नाम अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये किसका पूर्ववर्ती नाम है, तो आप बताएंगे कि ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम है, जिसका नाम बदल के 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अब आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि इसी छुआछूत को समाप्त करने के लिए 1989 में क्या बनाया गया? SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम बनाए गए। तो SC एवं ST अत्याचार निवारण अधिनियम बनाए गए। ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा शोषित और सबसे ज़्यादा, ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा छुआछूत से पीड़ित अगर कोई समुदाय, कोई वर्ग रहा है तो वो है SC एवं ST। ST यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब के रूप में जानते हैं, शेड्यूल कास्ट, जो हमारे आपके अस्थाई समाज में भी ये लोग आ गए हैं। ये जो समुदाय, ये जो वर्ग था, ये सबसे ज़्यादा छुआछूत से पीड़ित रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम राज्य व्यवस्था के संसद के नियम कानूनों के तहत देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आर्टिकल 17 को और प्रभावी बनाने के लिए 1989 में SC एवं ST अत्याचार निवारण अधिनियम को लेके आते हैं कि ये तमाम एक्ट जो बने, ये आर्टिकल 17 यानी कि संविधान को पूर्णतः व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए इस चीज़ को हम लेके आए। लेकिन आज भी आज़ादी के इतने दशकों के बाद आज भी ऐसी तमाम घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं कि जो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करती हैं कि आज भी कुछ लोगों की मानसिकता छुआछूत को लेके क्या है, उनके मन में जागृत है।
तो ये छुआछूत वास्तव में होना नहीं चाहिए, इसके तहत कठोर दंड दिया गया है। एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, अब इसके अंदर ये सारे एक्ट को पढ़ाने लगेंगे तो सारी चीज़ें लेंदी हो जाएगी क्लास। हमारा केवल बस इतना मोटिव है, अभी ये एक्ट को पार्टिकुलर हम देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी ये पार्टिकुलर राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इस एक्ट को हम कभी देखेंगे। तो आज भी हम ये कह रहे हैं कि आज भी वो समाज में हमारी कुछ प्रताड़नाएँ देखी जाती हैं, कि जैसे कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज भी हमारे समाज में आप देखते हैं, तमाम न्यूज़पेपर में आता है कि फला बच्चे के साथ मतलब छुआ-छूत हो गया, कोई किसी के मटके से पानी पी ले रहा है तो उसको सीधे-सीधे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको जानना है। तो हमने देखा कि पहले टॉपिक में कि आपको हमने संसद के कानून के तहत, अब दूसरा जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम न्यायपालिका के निर्णय को देखने वाले हैं, कि न्यायपालिका के निर्णय को हम देखेंगे कि न्यायपालिका के निर्णय के तहत कैसे हमने संविधान और राज्य व्यवस्था को एक किया है, या उसमें कुछ अंतर भी हो सकते हैं, समानताएं बहुत सारी चीज़ें हैं। संविधान को मजबूत बनाने के लिए ही राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आइए हम देखते हैं, न्यायपालिका के निर्णय को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो न्यायपालिका के निर्णय को समझने के लिए आपको ये चीज़ें समझना है, आपको ये चीज़ें समझनी है कि क्या चीज़ें हैं, कि जैसे कि आप देखते हैं कि आर्टिकल, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए में कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या है, ये है हमारा संविधान का भाग। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ये पूरा संविधान का भाग है ये। लेकिन न्यायपालिका के निर्णय के द्वारा क्या किया गया है, न्यायपालिका के निर्णय के द्वारा इसी आर्टिकल के तहत, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए के तहत प्रेस की स्वतंत्रता क्या दे दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार दे दिया गया है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार दे दिया गया, यानी विचार और अभिव्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी प्रेस की। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता जो एक केस में आया, इंडियन न्यूज़पेपर केस 1985 में आया, तो इसमें ये कहा गया कि प्रेस को एक मौलिक अधिकार दिया जाए ताकि लोगों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या मिल सके, आज़ादी मिल सके। और वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता अगर ना रहे तो लोगों के विचार एवं अभिव्यक्ति, किसी के साथ कोई शोषण हो सकता है, किसी की बात जो अच्छी बात है वो समाज में जा नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में भी जानते हैं, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता आपकी राज्य व्यवस्था का विषय वस्तु हो जाएगा। जबकि आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए के तहत जो आपके विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आपका संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका संविधान हो जाएगा। जबकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राज्य व्यवस्था प्रेस की स्वतंत्रता के तहत। तो ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर और मूलभूत चीज़ों को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। आई थिंक्स ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने एग्जाम्पलों के माध्यम से
देखा कि संसद के कानून और न्यायपालिका के निर्णय। अब हम देखते हैं संस्थाओं के बारे में कि संस्थाओं के माध्यम से कैसे हमने राज्य व्यवस्था को मजबूत किया है। तो ये चीज़ को भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें मजबूत होती चली गई हैं। तो देखते हैं। तो आप जानते हैं संस्थाएं जो होती हैं, संस्थाएं कई प्रकार की होती हैं। एक होती है संवैधानिक संस्था, एक होती है असंवैधानिक संस्थाएं, और दूसरा होता है गैर संवैधानिक संस्था। यानी जो है संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था। और गैर संवैधानिक संस्थाओं को पुनः 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला बांटा गया कि सांविधिक संस्था, और दूसरा है कार्यपालिकीय संस्था। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब हम एक एक संस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसी आपको पढ़ना है। तो संवैधानिक संस्था, पहला हमने देखा संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। तो संवैधानिक संस्था की परिभाषा के तहत आप लिख सकते हैं कि संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका उल्लेख प्रत्यक्षता हमारे संविधान के किसी आर्टिकल, किसी भाग के तहत उसका उल्लेख किया गया हो। जैसे आप पढ़ते हैं आर्टिकल 280, जिसमें आप पढ़ते हैं वित्त आयोग के बारे में पढ़ रखा होगा आपने कहीं ना कहीं। आर्टिकल 315 यूपीएससी आयोग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें यूपीएससी आयोग है। उसके बाद आर्टिकल 324 के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गए हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि संवैधानिक संस्था के अंतर्गत हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले हमने देखा कि जो संस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की। संवैधानिक संस्था जो आप देख रहे हैं, पहला हमने देखा कि संवैधानिक संस्था हमने देखा, दूसरा असंवैधानिक संस्था, तीसरा गैर संवैधानिक संस्था। और गैर संवैधानिक संस्था में हमने देखा कि दो तरीके से पहला सांविधिक संस्था, दूसरा हम कार्यपालिकीय संस्था। तो अब आप देखिए, हम पहला बताने का प्रयास कर रहे हैं संस्थाओं में कि संवैधानिक संस्था के अंतर्गत हम कैसे जानते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने बताया कि संवैधानिक संस्था के तहत आप पढ़ते हैं कि ऐसी संस्था जिसका उल्लेख डायरेक्ट किसी भाग, किसी आर्टिकल, किसी मतलब सब आर्टिकल के तहत ऐसी आयोग या संस्थाएं जो बनती हों उन्हें हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो जैसे आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग कैसी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था। आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी आयोग है, वो भी एक संवैधानिक संस्था। 324 भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है, ये भी संवैधानिक संस्था। अब हम एक सवाल आपसे करते हैं, उसका जवाब आपको देना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? तो जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसके बाद
आपको राष्ट्रीय महिला आयोग दे दिया जाए और उसमें चौथा ऑप्शन जो दे दिया जाए वित्त आयोग। तो आई थिंक्स आप ये बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि असंवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, यानी असंवैधानिक संस्था, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो असंवैधानिक संस्था के अंतर्गत आप देखते हैं कि ऐसी संस्था जो हमारे देश के विरोध में काम करे, ऐसी संस्था जो हमारे देश के विकास को बाधित करे, ऐसी सारी संस्थाएं असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ये सारी चीज़ें असंवैधानिक संस्था के अंतर्गत आएंगे। जितने भी नक्सलवादी संस्था हैं, नक्सलवादी संस्था हैं, ये सब क्या आएंगे, ये सब भी क्या आएंगे, असंवैधानिक संस्थाएं आएंगे। लश्कर ये ताइबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जिसे हम असंवैधानिक संस्थाओं के रूप में हम जानते हैं। यानी कि जो देश के विरोध में काम करे वो होती है असंवैधानिक संस्थाएं। आई थिंक्स इतना आपने चीज़ों को समझ गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो लास्ट का है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था में हम देखें कि पहला है, गैर संवैधानिक संस्था में पहला है सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था, तो इसमें आपको लिखना है जो हम बोल रहे हैं, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। सांविधिक संस्था वो संस्था होती है जो हमारे देश के संसद ऑब्लिक विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हों, उन्हें हम सांविधिक या विधिक संस्था के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय महिला आयोग आ जाएगी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आ जाएंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आ जाएंगे। ये सारे जो संस्थाओं का स्वरूप है वो हमारे संविधान के हमारे संसद के द्वारा बनाए गए कानून है या आयोग है या संस्था है, जिसे हम सांविधिक संस्था के रूप में जानते हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया, राजकीय मानवाधिकार आयोग हो गया। ये सारी चीज़ें गैर संवैधानिक संस्था में हम सांविधिक संस्था के पहले रूप को देखें। दूसरा हम जो देखते हैं कि कार्यपालिकीय संस्था किसे कहते हैं, कार्यपालिकीय संस्था किसे कहते हैं। तो कार्यपालिकीय संस्था जो होती है, कार्यपालिकीय संस्था, कार्यपालिकीय संस्था में आप देखते हैं कि ऐसी संस्था जो हमारे देश के राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार बनाए जाते हैं, उन्हें हम कार्यपालिकीय संस्था के रूप में हम जानते हैं। जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग, या इसी को पहले हम योजना आयोग के रूप में जानते थे। दूसरा है विधि आयोग, क्या है भैया, विधि आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग या विधि आयोग, ये संस्था किस संस्था के एग्जाम्पल हैं आप बताएंगे। ये संस्था के एग्जाम्पल हैं कार्यपालिकीय संस्था। तो आई थिंक्स ये भी आप समझ गए होंगे कि कार्यपालिकीय संस्था, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि सांविधिक संस्था वो संस्था संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में डायरेक्ट होता हो, जैसे आर्टिकल 280, 315 और 324 के तहत होता है। असंवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जो हमारे देश के विरोध में काम करती हों, जैसे आतंकवादी संस्था हो गई, या आप देखते हैं नक्सलवादी संस्था हो गई। तो आतंकवादी या नक्सलवादी संस्थाओं में आप देखते हैं कि जैसे लश्कर ए ताइबा, जैश ए मोहम्मद, ये तमाम तरीके के क्या हैं कि जो आपके देश के विरोध में काम करती। तीसरा हमने देखा कि गैर संवैधानिक संस्था में दो तरीके की, एक आप देखते हैं सांविधिक संस्था, दूसरा आप देखते हैं
कार्यपालिका संस्था। तो सांविधिक संस्था वो संस्था होती है कि जो हमारे देश के संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों के हिसाब से बनाए जाते हों, उनको हम सांविधिक संस्था, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये तमाम तरीके के जो आयोग हैं वो हैं आपके सांविधिक संस्था के एग्जाम्पल हैं। कार्यपालिका संस्था जो हमारे राज्य के राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेश पे बनाई गई संस्था, उनको हम कार्यपालिका संस्था के रूप में, जैसे नीति आयोग, विधि आयोग, इस संस्था के एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं। अब सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं कि संविधान जो है वो हमारा संविधान एक पुस्तक के रूप में हम देखते हैं। तो संविधान जो है क्या दिखाई देता है, जो सबसे बड़ा गोला, जो सफ़ेद वाला गोला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाता है कि यह एक संविधान की पुस्तक है। और उसी संविधान की पुस्तक को पुनः बांटा गया किसमें, आप नीले घेरे में देख पा रहे होंगे, जिसे बांटा गया भाग के रूप में। किसमें बांटा गया, भाग के रूप में बांटा गया। पुनः उसी भाग को अनुच्छेद के रूप में बांटा गया, अध्याय के रूप में बांटा गया। पुनः उसी अध्याय को अनुच्छेद के रूप में बांटा गया। किस में बांटा गया, अनुच्छेद के रूप में बांटा गया। अनुच्छेद को पुनः प्रंतुक के रूप में बांटा गया और प्रंतुक को पुनः उपप्रंतुक के रूप में बांटा गया। यानी कि हमारे संविधान को भाग में, फिर अध्याय में, फिर अनुच्छेद में, फिर प्रंतुक में, फिर उपप्रंतुक में, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान के भाग के रूप में देखते हैं। लास्ट में जो जोड़ी गई अनुसूची, वो अनुसूची किसी न किसी भाग को, अनुच्छेद को व्याख्यायित करने के लिए बांटा गया। इसलिए ये सारी चीज़ें को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो आई थिंक्स इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये किस तरीके से इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप पढ़ते हैं, देखते हैं। एक होता है आर्टिकल 19 और एक होता है आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट, एक होता है 19 क्लास फर्स्ट और सब क्लास ए। तो यह एक क्या है, यह एक स्वतंत्र आर्टिकल है, जिसे हम अनुच्छेद कहें। क्या कहें, अनुच्छेद कहें। आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट को हम क्या कहें, प्रंतुक कहें। क्या कहें, प्रंतुक कहें। बात समझ। और आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट सब क्लास ए को हम क्या कहें, उपप्रंतुक कहें। उपप्रंतुक कहें। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझने के लायक थी कि ये आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है। तो हमने देखा कि अब एक बार हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा इस तरीके से। तो एक बार देखने का प्रयास हम करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें आज हमने पढ़ा। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया आज की क्लास की, और 5 मिनट में हम इस चीज़ को समराइज कर देते हैं। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में समानता और अंतर को हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में समानता क्या है, अंतर क्या है। संविधान की परिभाषा के तहत हमने देखा कि संविधान की परिभाषा क्या है। राज्य व्यवस्था में हमने देखा कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। संसद के कानूनों को पढ़ते हैं, न्यायपालिका के निर्णय को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं संस्थाओं के बारे में। तो ये सारी चीज़ें राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि संविधान आपके सार्वजनिक जीवन की बात करता है, व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं करता। आप अपने घर में किस तरीके से रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोएंगे, ये सारी चीज़ें
संविधान इसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं आप पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर दारू नहीं पी सकते हैं या किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अंतर को बताता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इन टॉपिक को हमने देखा और उसके बाद हमने देखा कि एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरीके से आर्टिकल 17 जो छुआछूत के अंत की बात करता है, ये हमारे संविधान का भाग है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ये जो भाग है ये हमारे राज्य व्यवस्था का भाग है। ये सारी चीज़ें हमने देखा और उसके बाद इसका नाम किस तरीके से 1976 में बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसी छुआछूत को समाप्त करने के लिए एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम पारित हुआ। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट सब क्लास ए के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किस तरीके से राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका ने किस तरीके से हमारे संविधान को और मजबूत करने का प्रयास किया, हमारे स्वतंत्रता को मजबूत करने का प्रयास किया। तो इसी के तहत हमने देखा कि प्रेस की स्वतंत्रता को ऐड किया गया। जो आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट सब क्लास ए है ये हमारे संविधान का भाग है, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता यह एक राज्य व्यवस्था का भाग है। उसके बाद हम संस्थाओं में देखते हैं संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं में हमने देखा कि आर्टिकल 280 हुआ, 315 हुआ, 324 हुआ, जिसमें हमने वित्त आयोग, यूपीएससी आयोग के बारे में और भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में देखा कि यह संवैधानिक संस्था है। उसके बाद असंवैधानिक संस्था जितने भी आतंकवादी या नक्सलवादी संस्था हैं जो हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हों, उन्हें हम असंवैधानिक संस्था के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है गैर संवैधानिक संस्था। तो सांविधिक संस्था इसमें आती है और कार्यपालिकीय संस्था। सांविधिक संस्था जो हमारे देश के संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून हैं उन्हें हम राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राजकीय मानवाधिकार आयोग, ये सांविधिक संस्था है। कार्यपालिकीय संस्था उसे कहते हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल के आदेश के अनुसार बनाए जाते हों, उन्हें कार्यपालिकीय संस्था के रूप में जानते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख रखा। उसके बाद लास्ट था हमने देखा कि संविधान जो है एक जो हमारी किताब है, उस किताब को समझने के लिए संविधान निर्माता ने इसको भाग में बांटा, भाग को पुनः फिर अध्याय में, अध्याय को फिर अनुच्छेद में, अनुच्छेद को पुनः फिर परंतुक में बांटा और परंतुक को फिर उपपरंतुक में बांटा ताकि हम सरल तरीके से समझ सकें। ये एग्जाम्पल है, जैसे आर्टिकल 19 क्या है, यह एक अनुच्छेद है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट क्या है, एक परंतुक है। आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट सब क्लास ए जो है वो क्या है, उपपरंतुक है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देखते हैं कि जैसे आर्टिकल भी आपको कई तरीके से लिखे मिलते होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आर्टिकल 21 भी हो सकता है, आर्टिकल 21 ए भी हो सकता है, आर्टिकल 21 ए भी हो सकता है। तो आप देखते हैं कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद क्या है, सॉरी, यह एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, यह भी एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, लेकिन ये किसी भी अनुच्छेद का एक भाग है, ये यानी एक स्वतंत्र नहीं है। जबकि ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ें और आपको जानना है कि जैसे अनुच्छेद, अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद टोटल कितने हैं, तो जब मूल संविधान में 395 थे, आज वर्तमान में ये माना जाता है कि 470 के आसपास है। क्या है, 470 के आसपास है। तो 470 के आसपास तो संविधान में अनुच्छेद हैं, लेकिन कहीं आपको 396वां आर्टिकल नहीं दिखेगा, कहीं 397वां नहीं दिखेगा। यानी इसे 395 आर्टिकल में तमाम ऐसे स्वतंत्र आर्टिकल जोड़े गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं 21 और 21 ए भी है। 21 में आपके जीवन के अधिकार की बात है, 21 ए में आपको शिक्षा का अधिकार है। इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए। और इसी तरीके से हम भाग को देख लेते हैं। भाग में क्या है कि भाग में आप देखते हैं कि भाग गणना की दृष्टि से टोटल कितने हैं, 25 हैं। और लिखने के क्रम में आपको 22 भाग दिखाई देते हैं। यानी कि गणना की दृष्टि से तो 25 हो सकते हैं, लेकिन लिखने पढ़ने की दृष्टि से 22 हैं। तो कहीं पर आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कहीं 23वां भाग नहीं दिखेगा, 24वां भाग नहीं दिखेगा। तो यानी कि जो ये गणना की दृष्टि से बढ़े, ये कौन से बढ़े,
आप एक भाग देखते हैं 4 का बढ़ा, एक देखते हैं 9 का बढ़ा, एक देखते हैं 9 खा बढ़ा, एक देखते हैं 14 का बढ़ा। ठीक, तो ये स्वतंत्र भाग हैं जो गणना की दृष्टि से। तो आप कहेंगे कि सर 22 यूं 4 26 हो गया, 22 और प्लस ये 4 26 हो गया। लेकिन आपको पता है कि सातवां जो भाग है, सातवां भाग 1956 में क्या कर दिया गया, जो राज्यों से संबंधित था उसको समाप्त कर दिया गया, राज्यों की श्रेणी से संबंधित। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। एक चीज और आपको जानना है कि अनुसूची, अनुसूची में क्या है कि अनुसूची जो है मूल संविधान में आपके कितनी थी, 8 थी। लेकिन वर्तमान में जो है वो कितनी है, वर्तमान में 12 है। तो इसमें कहीं कोई आप देखते हैं 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है। तो 9 जो न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है, 10 दल बदल से, 11वां जो आपके ग्राम पंचायत से, 12वां जो नगर पंचायत से संबंधित है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक्स आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो जैसा भी है आप एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपकी ये क्लास हमारे समझ में आ रही है। जो भी मूलभूत चीज़ें हैं जो शायद आप इतनी आसानी तरीके से नहीं पाएंगे किसी भी किताब में, तो हमने उनको समझाने का प्रयास किया है। तो सारी चीज़ों को आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम इसी तरीके से आपको संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो भी कॉन्सेप्ट, फैक्ट जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर आपकी क्लास कैसे लग रही है। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।